नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने देखा था कि जो प्रीवियस हमारी यानी कि 8 क्लास थी, उनके अंदर हमने मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए थे एग्जाम के रेलेवेंट में टॉपिक वाइज। और आज हमारी ये 9th क्लास है, इसके अंदर हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपका टॉपिक संविधान सभा यानी 1946 से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार की अगर हम बात करें तो निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। तो यानी किसके द्वारा इस विचार को यानी कि संविधान सभा के अंदर प्रस्तुत किया गया था, यानी किसके अंदर, तो क्या वो स्वराज पार्टी 1935 में देखने को मिलेगा, या आपका कांग्रेस पार्टी में 1936 में, या आपका मुस्लिम लीग 1942 में, या आपका जो सरदार सम्मेलन था 1946 में, इसमें देखने को मिलेगा। तो इनमें से जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट देखने को मिलेगा? तो कांग्रेस पार्टी का जो 1936 का यदि हम बात करें, जो संविधान सभा का जो विचार था, उसमें ये आपको सबसे पहले यानी कि प्रस्तुत किया गया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसमें स्वतंत्र भारत के लिए जो संविधान की रचना हेतु ये विचार किया गया था। तो उस बी वाले ऑप्शन में आपको देखने मिलेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसने एक भारत के लिए संविधान सभा का गठन का मतलब विचार दिया था? क्या वो साइमन कमीशन के अंदर देखने को मिलता है, या आपका राजा जी फॉर्मूला के अंदर, या कैबिनेट मिशन योजना जिसकी हम बात करते हैं उसके अंदर, या आपकी वेबल योजना के अंदर? तो बेसिकली जो कैबिनेट मिशन प्लान की यदि हम बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 में ये आपको देखने मिलेगा, यानी 24 मार्च 1946 में। और यह नई दिल्ली में यानी कि आया था, जो कैबिनेट मिशन की यदि हम बात करते हैं। और इसी के प्लान के अंतर्गत यदि कह सकते हैं जो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो इसी में देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सी वाला देखने को मिलेगा, कैबिनेट मिशन योजना। और इसमें बेसिकली 3 मंत्री थे। एक तो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, 1 सेकंड। एक थे आपके आपके देखने को मिलेंगे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है। जो ये 3 मंत्री थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस देखने को मिलेंगे। और जो दूसरे आपको देखने को मिलेंगे, जो दूसरे थे वो थे आपके एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर देखने को मिलेंगे, एवी अलेक्जेंडर। और जो आपको तीसरे वाले जो मेंबर्स देखने को मिलेंगे, तीसरे मंत्री, वो थे इसके अंदर आपके जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो ये 3 मंत्री थे बेसिकली इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेंगे, यानी जो ब्रिटिश कैबिनेट के थे ये 3 मंत्री। और इसी में कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही यानी कि भारत के संविधान के लिए जो विचार किया गया था, या जो संविधान का जो सभा का जो गठन किया गया था, वो इसी में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में जो प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य दी गई थी, सदस्य संख्या जो निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि के जो मतलब कि वहाँ पे किया गया था, वो कितनी संख्या आपका उसका अनुपात देखने को मिलता है? क्या उसमें 8 लाख व्यक्ति का था, या आपका 10 लाख, या 11 लाख, या 12 लाख? तो ये टोटल जो इसमें अनुपात देखने को मिलेगा वो आपको 10 लाख व्यक्ति का था, ठीक है। जिसमें यानी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो इसमें बताया गया था, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक प्रांत में जो हम सदस्य की बात करते हैं, तो जो टोटल सदस्य थे उनको आवंटित किया जाना था, उनकी जो संख्या थी वो निर्धारित करने के लिए तो एक अनुपात तय किया गया था। तो उसमें आपको 10 लाख देखने को मिलेगा। ऑप्शन में आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का जो मतलब कह सकते हैं जो अध्यक्ष रहे हैं वो कौन देखने को मिलेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, या सरदार पटेल, या आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी? तो बेसिकली इनमें से जो संविधान सभा के अध्यक्ष के, देखो अध्यक्ष की यदि मैं बात करूं तो आपको बेसिकली संविधान सभा की जो बैठक हुई है वो ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर यानी 9 दिसंबर 1946 में आपको देखने मिलेगी दिल्ली के अंदर ये, ठीक है। दिल्ली में आरंभ हुई थी। और इसके जो प्रथम अधिवेशन के मतलब कह सकते हैं जो प्रथम अधिवेशन के जो स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष की ध्यान रखिएगा, अस्थायी थे, ठीक है। ये जो थे आपके अस्थायी देखने को मिलेंगे, अस्थायी। जो अस्थायी अध्यक्ष थे ये आपके सच्चिदानंद सिन्हा देखने को मिलेंगे, जो प्रथम अधिवेशन में इसमें देखने को मिलता है। और जिसके स्थायी अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलेंगे, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। और ये आपको कब देखने को मिलेंगे? तो 11 दिसंबर 1946 में ये उनको यानी पारित किया गया था, 11 दिसंबर 1946 में, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। तो ये इसमें स्थायी अध्यक्ष थे जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और जो अस्थायी थे ये आपके सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखिएगा इसमें। तो आपका जिसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये थे बेसिकली जो संविधान सभा के अध्यक्ष इसमें यानी स्थायी अध्यक्ष के रूप में जिनको चुना गया था, ठीक है।
नेक्स्ट आपका अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ आपका 1946 में देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार यानी 1946 में वित्त मंत्री थे, मतलब कि उस समय जो वित्त मंत्री रहे अंतरिम सरकार के टाइम में 1946 में, तो उससे रिलेटेड है। पहला क्या, फजलुल हक, ठीक है, या आपका खिजर हयात खां या लियाकत अली खां, या आपका नेक्स्ट ऑप्शन में देखने मिला गजन फर अली खां। तो इनमें से जो मतलब कि कह सकते हैं जो अंतिम सरकार के मंत्री मतलब रहे हैं इसमें, तो वित्त मंत्री और वो भी 1946 की ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो इसमें आपको लियाकत अली खां देखने को मिलेंगे, क्योंकि नेहरू की अंतरिम जब सरकार थी 1946 में जो वित्त मंत्री थे वो आपको ये देखने मिलेंगे लियाकत अली खां। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सितंबर यानी कि 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे ये दो टाइपिंग में एरर आ गई, कोई नहीं, ठीक है। तो 1946 में तो इसमें पूछा जो गठित अंतरिम सरकार थी उसके मंत्री नहीं रहे, क्या वो जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं, या लियाकत अली खान नहीं रहे थे, या अबुल कलाम आजाद नहीं रहे थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं रहे थे। तो बेसिकली इनमें से जो मंत्री नहीं रहे वो आपको कौन देखने को मिलेंगे, मतलब कि जो 1946 में गठित की गई थी अंतरिम सरकार जो नहीं रहे, तो इसमें आपको बेसिकली तो ये दो ही मंत्री देखने को मिलेंगे, एक तो लियाकत खां, ठीक है, और एक आपको ये अबुल कलाम आजाद। तो ये आप में दो ऑप्शन इसमें देखने मिलेंगे। इस तरह की जो रूटीन क्वेश्चन में देखने को मिलती है, आयोग उसमें अपनी तरफ से आने के एडिट कर देता है। इसमें अगर आपको ऑप्शन बी दिया हुआ केवल कि ओनली टू, तो आप बी ही सेलेक्ट करो, यदि बी एंड सी दिया हुआ तो आप दोनों सेलेक्ट करो। तो बी एंड सी यहाँ पे बेसिकली करेक्ट हो जाएंगे, तो आपके यहाँ पे बी एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये इस तरह के रूटीन में भी क्वेश्चन मतलब आयोग अपनी तरफ से एडिट कर देते हैं, जो भी मतलब उसमें एरर आती तो आंसर के टाइम पे तो आपको उसका नॉर्मलाइजेशन में आने की प्रॉफिट मिल जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी ऑप्शन जो उसमें दिया हुआ है, अगर बी है तो बी सेलेक्ट करना, सी है तो सी करना, दोनों ही तो आपको दो ही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि जो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के हेतु सुनिश्चित की थी, तो वो कौन सी तारीख थी, बेसिकली 13 अगस्त 1946 थी, या 14 अगस्त 1946, या आपकी 15 अगस्त 1946, या 16 अगस्त 1946। तो जब मुस्लिम लीग की यदि हम बात करते हैं जब सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में यानी सुनिश्चित की गई थी, तो आपको 16 अगस्त 1946 में देखने मिलेगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्था पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ संस्थाएं दी हुई हैं, उनके विचार परामर्श दिए गए, उनको आपको मतलब कि सीक्वेंस में अरेंज करना है। सबसे पहले जो बंग भाषा का प्रकाशित सभा ये देखने को मिलता है, उसके बाद में लैंड होल्डर्स सोसाइटी का निर्माता उसमें देखने को मिलती है। उसके बाद में आपके बंगाल का जो मतलब कि कह सकते हैं जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी उसके रिगार्डिंग देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट है आपका जो इंडियन लीग है इसकी स्थापना देखने को मिलती है। तो इनका जो सीक्वेंस है वो किस फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। यदि मैं बात करूं जो बंग भाषा प्रकाशित सेवा की बात करते हैं, तो ये आपको स्थापना वर्ष इसकी देखने को मिलेगी, यानी कि आपकी 1836 यानी 1836 में ये इसको स्टैब्लिश किया गया था, इसकी जो स्थापना की गई थी। और लैंड होल्डर्स सोसाइटी की यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 1838 में यानी 1838 में देखने को मिलेगी। और बंगाल का जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की यदि हम बात करते हैं तो आपको 1843 में ये देखने मिलेगी यानी 1843 में। और बचा आपका लास्ट कौन सा, यानी कि इंडियन लीग। इंडियन लीग की यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना वर्ष है उसकी कहें तो ये 1875 में आपको देखने मिलेगा। तो अब इनका जो सीक्वेंस है आप क्रमवाइज लगा सकते हो, यानी कि सबसे पहले आपको जो मतलब सबसे कम है तो 1836 में यानी बंग भाषा का देखने मिलेगा पहले पे। उसके बाद में 1838 यानी कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1 के बाद में 2। नेक्स्ट आपको बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी यानी 1843 3। और लास्ट यानी सीक्वेंस 1 2 3 4 आपको ऑप्शंस में देखने मिलेगा। यू कैन आल्सो चेक इट इन योर ऑप्शन। तो जो 1 2 3 ऑप्शन है आपका ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का मतलब ये आधार बनी थी, तो क्या वो क्रिप्स योजना बनी थी, या वेवल योजना, या आपकी माउंटबेटन योजना, या इनमें से जो ये योजना दी हुई इनमें से कोई सी भी योजना नहीं थी। तो इसकी मैं बात करूं तो आपको उसमें जो माउंटबेटन योजना थी यही हमारी भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी, क्योंकि जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री इटली ने मतलब कि जो कि वेबल, ठीक है, ने वेबल जो थे उन्होंने अपना एक लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में नियुक्त किया था। और लगभग 24 मार्च यानी कि 24 मार्च 1947 को जो मतलब कि वायसराय था उन्होंने उसका पद ग्रहण किया। और उनका उद्देश्य एक ही यही था कि पूरे भारत को यानी कि स्वतंत्रता देना था। और इसी में यानी कि जो माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 में भारतीय को मतलब सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया था। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है सी वाला करेक्ट देखने मिलेगा इस योजना के अंतर्गत, यानी माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ही जो भारतीय स्वतंत्रता का मेन आधार बनी थी ये आपको योजना देखने मिलेगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो कि जिसे हम बोलते हैं द इंडिपेंडेंस एक्ट यानी ब्रिटिश संसद द्वारा जो पारित किया गया था वो कब देखने को मिलता है, क्या वो जनवरी
1947 में, या आपका जुलाई 1947 में, या आपका अगस्त 1947 में, या अगस्त 1946 में। तो जब माउंटबेटन योजना की अभी मैंने बात करी, जो 3 जून 1947 में देखने को मिलती है, और देन आफ्टर जून के बाद में जुलाई, यानी कि 1947, जुलाई 1947 में ही आपको ये देखने को मिलेगा, यानी कि जो द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट हम बात करते हैं, जो ब्रिटिश संसद द्वारा यानी कि पारित किया गया था। तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी जुलाई 1947 वाला। नेक्स्ट आपको कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, क्या वो 4 जुलाई 1947 ईस्वी में हुआ था, या आपका जुलाई 10 या 1947 में, या जुलाई 18 या 1947 ईस्वी में, या आपका अगस्त 14 1947 ईस्वी में। जो इस तरह के ईयर्स वाइज क्वेश्चन होते हैं ना, उनको आप जितना ज़्यादा रिकॉल एंड रिवाइज करोगे तभी आप उसको याद कर पाओगे, ठीक है, फैक्चुअल बेस्ड जानकारी यदि होगी तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यदि हम बात करते हैं 1947 का, वो जुलाई 18 1947 में देखने को मिलता है। तो इसमें जो आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम एवं अंतिम जो भारतीय गवर्नर जनरल की यदि हम बात करते हैं तो वो कौन देखने को मिलेंगे, क्या वो RN गोपाल थे, या डॉक्टर S राधाकृष्ण, या श्री राजगोपालाचारी, या आपके रामानुजन आचार्य। तो जो मतलब श्री राजगोपालाचारी की यदि हम बात करते हैं तो 1948 से लेके यानी कि 1948 से 50 के बीच में, जो मतलब कि उसके दौरान जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय माने जाते थे, भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल, तो वो श्री राजगोपालाचारी जी माने जाते थे, ठीक है, क्योंकि इस पद पे वो लगभग यानी 26 जनवरी और 26 जनवरी 1950 तक रहे, और उसके बाद में 1950 मतलब 1950 के बाद में, जब 1952-54 के बाद में वो फिर मद्रास के अंदर यानी जो तमिलनाडु में, ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री भी वो रह चुके हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो ऑप्शन है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में जो आयोजित अधिवेशन किया गया था, उसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसके द्वारा की गई थी, और वो बेसिकली 1946 में पूछा, क्या वो JB कृपलानी जी के द्वारा की गई थी, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, या आपके जो बी पट्टावी सीतारामैया, क्या इनके द्वारा की गई थी। तो जो ये बात करें तो कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो ये 1946 में जो अध्यक्षता हुई थी, इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, वो JB कृपलानी के द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा। इसमें आपका जो ऑप्शन है वो ए वाला करेक्ट हो जाएगा, JB कृपलानी जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारत का जो संवैधानिक विकास है उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की बात करते हैं तो उसके संबंध में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, स्टेटमेंट। पहला दिया हुआ कि कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय की यदि हम बात करते हैं उसकी स्थापना 1773 में हुई थी और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रमुख मतलब प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे क्या, तो इनमें से आपसे पूछा, देखो ये जो स्टेटमेंट दी है ना यहाँ पे कि लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम पूछा, ये चीज ध्यान रखें, मुख्य न्यायाधीश नहीं पूछा, प्रथम, यानी जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे क्या ये थे। तो इसकी यदि हम बात करें तो जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की यदि हम बात करते हैं, क्या वो 1773 में देखने को मिलती है, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो यदि इसकी हम बात करें तो ये सही है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, और उसने क्वेश्चन में पूछा यही है कि सही ऑप्शन कौन सा, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, 1773 में देखने को मिलती है, आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। देखो बेसिकली जो ये पूछा इन्होंने प्रथम मुख्य न्यायाधीश, वो प्रथम तो नहीं थे, क्योंकि प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश देखने को मिलेंगे वो एलिजा एम्पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस न्यायालय इसके मतलब कि जो ये सुप्रीम कोर्ट था इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे देखने को मिलेंगे आपको, एलिजा एम्पे। और यहाँ पे जो दिया आपका लेमिस्टर दिया, लेमिस्टर जो थे ये तो मतलब कि जब गठित हो गया था उसके जो मुख्य न्यायाधीश में गिनती की जाती थी, एक तो आपके चैम्बर्स, एक लेमिस्टर, एक हाइड, तो ये अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, लेकिन इसमें पूछा है जो प्रथम थे तो एलिजा एम्पे देखने को मिलेंगे, इसमें सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, यानी कि आपको ओनली ऑप्शंस में केवल एक देखने मिलेगा, आप ऑप्शंस में चेक कर सकते हो, तो केवल एक ही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की जो संतुति की यदि हम बात करते हैं तो किसके द्वारा की गई थी, एशिचन आयोग द्वारा की गई थी, या आपकी हाउस आयोग द्वारा, या माउंट एगू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आपका क्या वो लॉर्ड कार्निवलिस द्वारा की गई थी। तो इसमें जो क्वेश्चन वहाँ पे पूछा, जब लोक सेवाओं की जब परीक्षा यानी कि स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे इंग्लैंड और भारत के बीच में जो मतलब एक साथ कराने की जो मतलब कह सकते हैं अनुमति जो दी गई थी वो मतलब कि किस रिपोर्ट के द्वारा दी गई थी, तो वो माउंट एगू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट में आपको देखने मिलेगी। सी वाला ऑप्शन से आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का आपका चयन करना। सूची 1 में आपकी स्थापना दी हुई है, ठीक है, जो परिषद वगैरह है उनसे रिलेटेड,
और उसके नेक्स्ट में आपके उनके जो अधिनियम थे, मतलब किस किस अधिनियम के तहत में वो यानी कि स्टेब्लिश हुई हैं, तो आपके पहले में दी हुई है इधर नेक्स्ट आपके लेफ्ट साइड में कि नियंत्रण परिषद की स्थापना कब देखने को मिलती है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब देखने को मिलती है, क्या 1774 में हुई थी। ठीक है, ये यहाँ पे इसका है 1 सेकेंड। ठीक है, ये 1774 इस वाले का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट है आपका ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति देखने को मिलेगी। उसके बाद में गवर्नर जनरल में जो कानूनी सदस्य की नियुक्ति देखने को मिलती है वो कब देखने को मिलती है, तो यानी किस किस अधिनियम में वो देखने को मिलेंगी। तो इन अधिनियम की यदि हम बात करें तो जो नियंत्रण परिषद की स्थापना जो आपको देखने को मिलती है वो पिट का जो भारतीय अधिनियम था यानी कि 1784। ठीक है, जो ए वाला है नियंत्रण परिषद की स्थापना देखने को मिलेगी आपकी पिट्स एक्ट जो आया था भारतीय अधिनियम यानी 1784 में देखने को मिलेगी, यानी एक आपका 2 वाला हो जाएगा। और उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की यदि हम बात करते हैं तो ये नियामक अधिनियम था 1773 का, यानी 1773 में वो आपको देखने को मिलेगा ये वाला, तो बी का आपका 1 हो जाएगा। और ईसाई जो मशीनरी थी उनकी जो भारत में काटने की अनुमति दी गई थी तो वो आपको चार्टर एक्ट में देखने को मिलेगी। और चार्टर एक्ट कौन सा था, 1813 का, ये देखने को मिलेगा, तो इसमें सी का 3 हो जाएगा। बचा क्या, डी का 4, केवल वो लास्ट वाला बचेगा। तो गवर्नर जनरल परिषद में जो कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी वो आपको चार्टर अधिनियम जो था 1833 का उसमें देखने को मिलेगा, यानी डी का 4। तो आपका सीक्वेंस में जो देखने को मिलेगा ए का यानी कि ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 3 4 आप सीक्वेंस में देख सकते हो, 2 1 3 4। तो देखो आपको 2 1 3 4 यानी बी वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ए का 2, बी का 1 और सी का 3, डी का 4। तो 2 1 3 4 बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने मतलब कि चाय और चीन के साथ में व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो ये कौन से अधिनियम में आपको ये देखने को मिलेगा, जब ब्रिटिश अधिनियम मतलब कि जो वो कौन सा अधिनियम था जिसमें ब्रिटिश संसद ने, एक तो चाय हो गया, दूसरा चीन के साथ में जो व्यापार था, यानी कि ये यहाँ पे क्वेश्चन में साथ एरर है क्योंकि जो हमारी टी प्लांट होते हैं उसको लेकर, यानी जब उसका ट्रेडिंग वहाँ पे हो रहा था तो चीन के साथ में जो टी का व्यापार होता था तो उसके रेस्पेक्ट में आपसे पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध था एकाधिकार को उसको समाप्त कर दिया गया था, तो वो किस अधिनियम में आपको ये देखने को मिलेगा। तो क्या वो 1813 का चार्टर अधिनियम था, या आपका 1833 का चार्टर अधिनियम था, या आपका 1853 का चार्टर अधिनियम था, या आपका 1873 का चार्टर अधिनियम था। तो वो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें ये आपका देखने को मिलेगा, जब चाइना के साथ में हमने जो मतलब कि ब्रिटिश संसद ने मतलब जो हमारे साथ चाय का व्यापार किया था, यानी कि चाय पत्ती जिसे बेसिकली बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, तो वो व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया था। तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, इसमें ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो प्राय संपूर्ण क्षेत्र यानी जिसमें बोलते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके वो आगरा प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया। तो ये जो प्रेसिडेंसी की बात करते हैं, जो संपूर्ण क्षेत्र बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी इसको अलग कर दिया गया और आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन पर उसको यानी कि रख दिया गया। तो वो किस ईस्वी में आपको ये देखने को मिलेगा, और ये वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का प्राय में पूछा तो क्या वो 1832 में देखने को मिलेगा, या आपका 1833 ईस्वी में, आपका 1834 ईस्वी में, या आपका 1835 ईस्वी में। वो बेसिकली 1834 ईस्वी में ये आपको देखने को मिलेगा, जिसमें चार्टर एक्ट था। चार्टर एक्ट यानी कि 1833 का, चार्टर एक्ट 1833 का हो गया। और इसी के तहत में यानी कि 14 नवंबर 1834 में ही बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। और वहाँ पे कह सकते हैं जो चौथी प्रेसिडेंसी यानी कि आगरा प्रेसिडेंसी थी उसका निर्माण कर दिया गया। तो इसमें आपको 1834 ऑप्शंस में देखने को मिलेगा, देन इज करेक्ट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के जो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, वो किसके द्वारा की गई है। तो क्या वो चार्टर एक्ट 1833 में देखने को मिलेगी, या आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में देखने को मिलेगा, या नेक्स्ट ऑप्शन में आपके दिए क्या वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में, या आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। तो वो एक्ट कौन सा था जिसके तहत में जो भारत के मतलब गवर्नर जनरल थे उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो वो जो एक्ट था आपका वो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861 का। ठीक है, इस एक्ट के तहत में यानी जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान दी गई थी। तो वो आपकी कौन सा अधिनियम था, इंडियन काउंसिल एक्ट यानी कि इंडियन काउंसिल अधिनियम 1861 का। इसमें आपको ये देखने को मिलेगा, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा यानी कि बी वाला करेक्ट। तो देन ऑप्शन इज बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा जो भारत परिषद यानी जिसे हम बोलते हैं इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था। तो वो कौन सा अधिनियम था? क्या मौर्य मिंटो सुधार अधिनियम था, ठीक है, 1909 का, या आपका भारत सरकार अधिनियम था 1919 का, या भारत सरकार अधिनियम था 1935 का, या आपका भारत स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 का। तो बेसिकली वो अधिनियम कौन सा था जिसके अंदर मतलब कि जो भारत परिषद या जिसे हम इंडियन काउंसिल कह सकते हैं उसको समाप्त कर दिया गया था? तो वो आपको देखने मिलेगा भारत सरकार का जो अधिनियम था यानी कि 1935 का इसके अंदर। क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान की बात है कि जब भारत सरकार अधिनियम था जो 1935 का, माने जो भारत सरकार अधिनियम था 1935 का, उसी में यानी कि या कह सकते हैं इस अधिनियम के द्वारा ही जो इंडिया काउंसिल थी इसको समाप्त कर दिया गया। क्योंकि केंद्र और राज्य इन दोनों के बीच में जो मतलब की शक्तियां थी उनका बंटवारा कर दिया, और राज्य के अंदर ध्यान रखिएगा जो द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, और केंद्र के अंदर द्वैत शासन को लागू कर दिया गया था। तो इसमें जो आपको अधिनियम देखने को मिलेगा वो सी वाला देखने को मिलेगा। देन ऑप्शन इज सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की जो स्थापना देखने को मिलती है वो आपको कब देखने को मिलेगी? क्या वो 1861 में थी, या आपकी 1851 में, या आपकी 1871 में, या आपकी 1881 में? ठीक है, तो बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन। चलो आप इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में जो उच्च न्यायालयों की स्थापना देखने को मिलती है वो किस में देखने को मिलेगी? वैसे इसमें देखो एक क्वेश्चन में एरर है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा ना कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की तो बात ठीक है, क्योंकि बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता के अंदर जो न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वो ब्रिटिश संसद द्वारा की गई थी, ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित की गई। लेकिन भारतीय जो उच्च न्यायालय अधिनियम है यानी कि 1861, ठीक है, 1861 के तहत की गई थी। तो इसमें आपको यहाँ शायद 1862 देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे 61 नहीं आएगा ऑप्शन में, आपका 1862 देखने को मिलेगा। ये जो 61 लिखा हुआ ना यहाँ पे 62 कर लीजिएगा इसको, तो आपको 1862 देखने को मिलेगा। अब बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि वो जो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम था 1861 का उसके तहत में की गई थी। तो वो किस वर्ष में की गई थी? क्या वो 1862 में, या 1851 में, या 1871 में, या 1881 में? ठीक है, तो अब इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन के अंदर भारत सरकार अधिनियम था 1935 का इसको स्वीकार किया था? ठीक है, अस्वीकार किया था। अस्वीकार मतलब कि उसको मतलब कि अपनाया नहीं था। क्या वो रामगढ़ अधिवेशन 1940 का था, या आपका लखनऊ अधिवेशन था 1936 का, या उसके बाद में जो फैजपुर अधिवेशन देखने को मिलता है ये था, या आपका कह सकते हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है? ठीक है, तो बेसिकली वो कौन सा अधिवेशन था या कह सकते हैं वो कौन सा अधिनियम था 1935 का जिसमें मतलब कि भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा उस अधिवेशन को भारत सरकार अधिनियम में अस्वीकार कर दिया था। तो वे किस अधिवेशन में वो देखने मिलेगा? तो लखनऊ अधिवेशन जो था 1936 का, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1936 का इसमें ये देखने मिलेगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, इसकी अध्यक्षता जो की थी अगर मैं बात करूं, जो ये अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन 1936, इसकी अध्यक्षता जो की गई थी वो बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, जेएल नेहरू, ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि अध्यक्षता से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि वैसे तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने जो लखनऊ अधिवेशन में बताया 1936 के अंदर कि भारत सरकार अधिनियम जो था 1935 का उसको अस्वीकार दिया था, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता जो की थी जिनके द्वारा की गई थी वो आपको जेएल नेहरू साहब देखने को मिलेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है उसको गुलामी का अधिकार पत्र कहा है? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। ठीक, तो क्या वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था, या एमजे जिन्ना के द्वारा मतलब ये कहा गया है इसे गुलामी का अधिकार पत्र, या आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया, या आपके जो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा किया गया? तो इनमें से वो कौन थे जिनके द्वारा जो भारत सरकार का अधिनियम था 1935, ठीक है, इसको गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो वो बेसिकली आपको देखने मिलेंगे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या कहा गया, क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इन्होंने मतलब कि भारत जो सरकार का अधिनियम था 1935 इसको गुलामी का अधिकार कह सकते हैं या तो, ठीक है, या दास्ता का आज्ञा पत्र भी बताते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, दास्ता का अधिकार पत्र, दास्ता का अधिकार वो सॉरी दास्ता का आज्ञा पत्र, ठीक है, दास्ता का आज्ञा पत्र ये आपको देखने को मिलेगा। और इसकी उन्होंने मतलब कि काफी कह सकते हैं कठोर आलोचना देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास की अगर मैं बात करूं तो 1935 का जो अधिनियम है ना ये सबसे लंबा प्रलेख आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा और फैक्चुअल आपको बताऊं तो इसमें टोटल 14 भाग देखने को मिलेंगे, ठीक है, इस अधिनियम के अंदर 14 भाग देखने को मिलेंगे और आपको इसके अंदर 321 धाराएं देखने को मिलेंगी, ठीक है, इसके अंदर आपको 321 धाराएं देखने को मिलेंगी।
और 10 अनुसूचियां इसके अंदर देखने को मिलेंगी, यानी 10 शेड्यूल इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो ब्रिटिश शासन की बात करते हैं तो पूरे इतिहास में सबसे लंबा यानी प्रलेख माना जाता है। तो इसमें जो इसको गुलामी का अधिकार पत्र जो कहा था वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन से यानी कि ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये थे आज के हमारी क्लास के टोटल क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी यानी 21-22 क्वेश्चन जो भी थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हमने डिस्कस किए। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्प रहा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसका PDF आपको यानी कि हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जो ग्रुप बना हुआ वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा कंबाइंड PDF। जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री की सारी क्लासेस कंप्लीट होंगी आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा उसको। सो थैंक यू सो मच।